का फंडा लेके हम नहीं जा रहे हैं। देर ही सही आरएसएस के एजेंडे पर कांग्रेसी भी तो आए। इस बात के लिए मैं इनको बधाई देता हूं। लाल चौक का इतिहास ही नहीं पता, उनको कश्मीर का इतिहास ही नहीं पता। कांग्रेस की सरकार में ही यहाँ लाल चौक पे झंडा फहराया गया। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। 11 दिन में आखिर ऐसा क्या हो गया कि लाल चौक को लेकर राहुल गांधी का प्रण बदल गया? आरएसएस बीजेपी का एजेंडा, तो राहुल गांधी ने कैसे फहरा दिया लाल चौक पर तिरंगा? भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन आज राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। राहुल गांधी आज सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में लाल चौक पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। तिरंगा फहराने के बाद राहुल की भारत जोड़ो यात्रा भी समाप्त हो गई। आप सबसे पहले तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी के लिए लाल चौक और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और इन सबके बीच ऐतिहासिक लाल चौक से राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। कांग्रेस ने 11 दिन पहले कहा था कि लाल चौक जाना, वहां तिरंगा फहराना आरएसएस बीजेपी का फंडा है, लिहाजा राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे। अब आज 11 दिन बाद राहुल गांधी उसी लाल चौक पर पहुंच गए जहां 1992 में मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया था। तो सवाल उठने लगे कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को अब आरएसएस का एजेंडा पसंद आ चुका है? सबसे पहले आप देखिए कैसे 1992 में बीजेपी की एकता यात्रा का समापन श्रीनगर के ही लाल चौक पर हुआ था। तब तमाम धमकियों और विरोध के बावजूद मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने लाल चौक से तिरंगा फहराया। अब 31 साल बाद उसी लाल चौक पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई और पहले नाना करते राहुल गांधी ने आखिरकार उसी लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया जहां कभी जोशी और मोदी की जोड़ी ने तिरंगा लहराया था। राष्ट्रवाद में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना जरूरी है कि 1992 में जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, लाल चौक, और क्या राहुल गांधी लाल चौक जाएंगे? क्या वो वहां पर तिरंगा फहराएंगे? सुनिए कैसे 11 दिन पहले जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने लाल चौक पर तिरंगा फहराने को आरएसएस बीजेपी का एजेंडा बताया था और अब 11 दिन बाद जब वहीं पर राहुल गांधी ने तिरंगा आज फहरा दिया तो बीजेपी ने कैसे इस पर पलटवार किया? लाल चौक का तिरंगा ये फंडा हमारा तो हमेशा लाल चौक में तिरंगा रहता है, क्योंकि हमारा ऑफिस ही प्रदेश कांग्रेस का लाल चौक में है, तो उसका कोई ये आरएसएस का फंडा लेके हम नहीं जा रहे हैं। पाटिल जी ने टाइम्स नाउ से ही कहा था कि लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना ये आरएसएस का एजेंडा है। चलिए, देर ही सही आरएसएस के एजेंडे पर कांग्रेसी भी तो आए। इस बात के लिए मैं इनको बधाई देता हूं और कहता हूं कि बार बार आरएसएस के एजेंडे को अपनाइए। हालांकि लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर भी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को इतिहास नहीं पता। सुनिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा। ये लाल चौक का इतिहास ही नहीं पता, उनको कश्मीर का इतिहास ही नहीं पता। कांग्रेस की सरकार में ही यहाँ लाल चौक पे झंडा फहराया गया। कांग्रेस की सरकार में ही जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। ऐसे में सबसे पहले राष्ट्रवाद में उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला और बड़ा यही होगा कि आरएसएस बीजेपी का एजेंडा, तो कैसे फहरा दिया लाल चौक पर तिरंगा? अगला सवाल कि क्या राहुल को आरएसएस का एजेंडा भा चुका है, जो कि बीजेपी कह रही है? सवाल यह भी होगा कि 11 दिन में क्या राहुल गांधी का वाकई हृदय परिवर्तन हो गया, और हुआ तो आखिरकार कैसे हुआ? सवाल यह भी होगा कि कांग्रेस के लिए लाल चौक से आगे क्या है, दिल्ली की सत्ता या राहुल गांधी का विपक्ष का सबसे बड़ा नेता होना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवनिजेश अवस्थी जी जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। ललित अंबरदार अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पीडीपी के नेता और प्रवक्ता है। हैदर मुजीब है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रवाद में। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी आपसे शुरू करता हूं। जो बीजेपी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी का एजेंडा भाग गया, तो क्या वाकई मान लें कि राहुल गांधी और कांग्रेस सब बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर है? अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है इससे हमें बहुत विशेष नहीं फर्क पड़ता। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, हम उनसे सवाल महंगाई पर पूछेंगे, बेरोजगारी पर पूछेंगे, कश्मीर की समस्या पर पूछेंगे, सीमा के विवाद पर पूछेंगे, चीन के अतिक्रमण पर पूछेंगे। अगर वो लोग लाल चौक को अपना इतना ही बड़ा वो मानते हैं तो निश्चित तौर पर हर साल झंडा फहराना चाहिए। उनको क्यों नहीं फहराना चाहिए?
हमारा तो कांग्रेस का ऑफिस भी लाल चौक में है और लाल चौक पर झंडा फहराने की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से हुई थी। इस बात को याद रखा जाना चाहिए। मैं आज पॉलिटिकल तू मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन 1992 की जितनी बहादुरी का काम अभी आप नरेंद्र मोदी का दिखा रहे थे या सुना रहे थे, कश्मीर से जो कन्याकुमारी थी, तो उसमें मैं राकेश भाई आपको याद दिला दूं कि इनकी यात्रा जम्मू में रुक गई थी, हिम्मत नहीं पड़ी थी नेहरू टनल को पार करने की। इनकी हवाई जहाज से, वायुसेना के हवाई जहाज से 4 लोग आए थे इनके यहां पर, और पूरी फौज ने इनसे झंडा क्या नाम वहां पर इन्होंने आकर के फहराया था। थर 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 कांप रहे थे। राहुल गांधी की तरीके से पैदल चल करके कश्मीर या श्रीनगर नहीं आए थे। ये अपने आप में ऐतिहासिक सच है, इसको जानना जरूरी है। अब और लाल किले पर जो तिरंगा फहराने का एक प्रमुख उद्देश्य है वो दिल्ली की सत्ता के साथ साथ इस इस्लामाबाद। सुन लीजिए भाई। जी सुन रहा हूं। क्या आप बीच में बोल रहे हैं, मेरी सुनाई नहीं दी। अब बताइए क्या प्रश्न। नहीं, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, मैं उसके बाद अपना प्रश्न रखता हूं। जी, और लाल चौक पर झंडा फहराया जाना आज की डेट में प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा और भारत जोड़ो यात्रा को संपन्न करने के लिए यह आवाज इस्लामाबाद तक जा रही है, यह आवाज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक जा रही है, यह आवाज सिर्फ दिल्ली तक नहीं जा रही। इसको चुनावी यात्रा के रूप में मत लीजिए आप इस आवाज को देखिए। इस्लामाबाद में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इस्लामाबाद में यह आवाज सुनाई दे? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि संसद का वो कि पूरा कश्मीर हमारा सुरेंद्र जी, आपने 1.5 मिनट से ज्यादा सर आपने अपनी बातें रखी। आपने किसमें कितना दम है, नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी में तब ज्यादा दम था या फिर राहुल गांधी में और कांग्रेस पार्टी में आज ज्यादा दम है, उसका जवाब शलमणि जी देंगे। लेकिन मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं जिनका आप जवाब दे दीजिए। एक तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी आज पहुंच गए, पैदल पहुंच गए, तो आप इसका क्रेडिट तो दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाकर बहुत सारे ऑपरेशन चले और उसका नतीजा निकला कि हालात बदल गए। सर वहां पर आप पैदल पहुंच सकते थे और कई सौ लोगों के साथ पहुंच सकते थे, हालात बदल गए। एक तो ये बात। दूसरी बात, आपने ठीक कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, लेकिन ठीक 11 दिन पहले रजनी पाटिल आपकी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की प्रभारी हैं, उन्होंने ही कहा था कि लाल चौक जाना तो बीजेपी आरएसएस का एजेंडा, उनका फंडा है साहब, हम नहीं जाएंगे वहां पर। वो ना कहती तो यह सवाल आज नहीं उठता। आपने दोनों बातें पूरी सुनी नहीं राकेश भाई, रजनी पाटिल का भी बयान पूरा नहीं सुना। आपको शायद एक बार आप आइए लाल चौक, और लाल चौक में हमारा ऑफिस भी है कांग्रेस का। झंडा तो वहीं फहराया जाता, चाहे लाल चौक पर फहराया जाता, चाहे लाल चौक पर स्थित कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पर फहराया जाता। पूरी बात सुनिए। एक बात हमने कहा ना, आज हमारी यात्रा संपन्न हो रही है, हमें विवाद नहीं करना है। हम ये नहीं कहने वाले कि वो डरपोक है, हम क्या नाम मजबूत है या वो है। आज पूरे देश को लाल चौक पर राहुल गांधी ने झंडा फहराया है, इसका नहीं, वो तो आपने इनडायरेक्टली कह दिया सुरेंद्र राजपूत जी, वो तो आपने सर इनडायरेक्टली कह दिया कि उस समय इतना दम नहीं था कि वो लोग पैदल पहुंच पाए यात्रा में, और उसके बाद हवाई जहाज में बैठकर गए थे, एयरक्राफ्ट में बैठकर गए थे। तो आपने इनडायरेक्टली तो कह दिया कि उन लोगों में दम नहीं था, आज राहुल गांधी में दम था। मुझे नहीं पता आज की डेट में। मुझे तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शलमणि भाई बैठे हुए हैं और संघ के अजनिवेश बैठे हुए हैं। अब क्यों अननेसेसरी कि आप एक पंच की तरीके से है, पंच का अपना काम करिए और ये जवाब देने दीजिए ना शलमणि को। और ये बात अपने आप में क्या सच नहीं है कि वायुसेना के जहाज से गए थे? हमने सच बताया था, हमने किसी को गद्दार, देशद्रोही या कायर नहीं बताया है। ठीक है, वो सवाल यही होता है ना, ये बहुत पुरानी स्टाइल हो गई है सुरेंद्र राजपूत जी। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कितना दम क्या है नहीं है, उसका जवाब शलमणि देंगे। बतौर पत्रकार जो मेरा सवाल आपसे बनेगा और शलमणि से बनेगा वो मैं दोनों उनसे पूछूंगा। ये बहुत पुरानी स्टाइल हो गई है कि आप लोग सर्टिफिकेट देना शुरू करिए। चलिए शलमणि आ जाइए आप, क्योंकि शायद शलमणि से क्या क्या पूछते हैं। ठीक है सर, आपके कोई सवाल किसी से पूछूंगा या नहीं पूछूंगा, मुझे जो सवाल जिससे उचित लगेगा वो मैं पूछूंगा। शलमणि, सीधे तौर पर आरोप है कि तब मुरली मनोहर जोशी नरेंद्र मोदी में दम नहीं था, वो डरे हुए थे, इसलिए एयरक्राफ्ट में बैठकर गए। राहुल गांधी निडर हैं और मेरे इस सवाल को भी आप बखूबी स्किप कर गए। सुरेंद्र राजपूत जी, आप मेरे इस सवाल को भी बखूबी स्किप कर गए कि 370 के बाद हालात बदले। आज हालात पहले से बेहतर है कि पैदल वहां पर राहुल गांधी पहुंच सकते हैं, पहले तो सर कोई सोच भी नहीं सकता था। चलिए शलमणि आप जवाब दीजिए।
देखिए पूरा देश इस बात को जानता है राकेश भाई कि किसमें कितना दम था, किसमें कितना साहस। आता हूं सुरेंद्र जी, फिर जवाब दे दीजिएगा। शलभ मणि की बात हो जाए सर, एक एक बार सभी लोग बोल रहे, मैं आपको अलग से समय दे दूंगा सर उसके लिए। आज की डेट में जो कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, जो हमारे बिहारी मुसलमान मारे जा रहे हैं, हालात वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं सबको, आपको नहीं, खाली हमको नहीं, सबको। तब भी सेना की सुरक्षा थी, आज भी सेना की सुरक्षा है। तब भी कश्मीर में सेना सुप्रीम थी, आज भी सेना सुप्रीम है। हम सेना के उस पर, सेना के भरोसे पर, हम अपने सुरक्षा बलों के भरोसे पर हम पैदल चल करके आए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो वायुयान में चल के आए थे। चलिए मैं आगे चलता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, वरना फिर इसका आगे उठेगा कि जब वहां पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ तब कौन कहां था। बहुत सारी बातें जो बहुत दूर तक जाएंगी। शलभ मणि, जो आपसे सवाल था उसका जवाब दीजिए। राकेश जी किसमें कितना साहस है, सरकार थी, जरा इतिहास खंगाल लीजिए। ठीक है सर, मैं आता हूं सुरेंद्र जी रुक जाइए सर। सुरेंद्र जी भाई हमसे मत उलझिए। नहीं उलझ रहा हूं सर, आपसे नहीं उलझ रहा हूं, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं नहीं आपसे उलझ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसीलिए आपसे उलझना मेरा कोई एजेंडा नहीं है सर। आगे बढ़ने दीजिए, शलभ मणि को जवाब देने दीजिए। ठीक आता है प्रैक्टिकल इतिहास। ठीक है सर, ठीक है शलभ मणि। देखिए किसमें कितना साहस था, किसमें कितनी हिम्मत थी, वो पूरे देश ने देखा है। मुझे ये ना तो सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है, ना ये बताने की आवश्यकता है। लोगों ने देखा है कैसे मुरली मनोहर जोशी जी ने कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब तमाम सारी चीजें कश्मीर में बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी, जगह जगह पर आतंकवाद का खतरा था, जगह जगह पर आतंकवादी पूरे कश्मीर को अपनी हिंसा का शिकार बनाते थे, तब कैसे जोशी जी ने और मोदी जी ने जाकर वहां पर तिरंगा फहराया था। आज की बात कर रहे हैं, सुरेंद्र भाई कह रहे हैं कि हम तो अपनी हिम्मत से चले गए, हम अपने साहस के साथ चले गए। तो अभी एक दिन पहले क्यों परेशान थे कि साहब सुरक्षा कम हो गई और सुरक्षा नहीं मिली, हमें बड़ा खतरा हो गया, हमें बड़ा डर हो गया। आप क्यों परेशान थे? अगर आपको सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी तो फिर आपने सुरक्षा क्यों मांगी? दूसरी बात कि राहुल गांधी जी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया, आज देखिए कितनी इसको अजूबे के तौर पर देखा जा रहा है, कितनी हैरानी वाली घटना के तौर पर देखा जा रहा है। और आपको इस पर डिबेट करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इस देश के मानस में बहुत ही बात स्पष्ट तौर पर ये आ चुकी है कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये कभी भी तिरंगे के सम्मान को लेकर और कश्मीर के अस्मिता को लेकर कभी गंभीर नहीं रहे। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि राहुल गांधी जी ने तिरंगा तो फहरा दिया है, लेकिन उसी कश्मीर में क्या बोल के आए कि हम 370 की लड़ाई लड़ेंगे, हम आपको अलग से जो स्टेटस दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। वो कह के आए कि बाहरी लोग आ रहे हैं और आके आपका अधिकार छीन रहे हैं। आप एक तरफ जोड़ने की यात्रा करते हैं और दूसरी बात आप तोड़ने की करते हैं। आप कौन बाहरी है? हिंदुस्तान से जा रहा है व्यक्ति, उत्तर प्रदेश से जा रहा है कोई व्यक्ति, कोई बिहार से जा रहा है, आप उसको बाहरी कहते हैं और अपनी यात्रा का नाम आप कहते हैं कि जोड़ने की यात्रा है। तो पहले ये बताइए कि धारा 370 जो हटी है, अभी सुरेंद्र जी से सवाल पूछिए कि धारा 370 हटाए जाने का आज ये स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? ये कहते नहीं कहते कि हाँ धारा 370 बिल्कुल वापस आनी चाहिए। शलभ भाई दो बातें हैं, शलभ भाई दो बातें। क्या आप चाहते थे कि राहुल गांधी की सुरक्षा में अगर कांग्रेस पार्टी को कमी लगती है तो वो ना कहें आप लोगों से, आप लोगों की केंद्र में सरकार है, कि वहां पर सुरक्षा बढ़ाइए साहब और राहुल गांधी की सुरक्षा का ध्यान रखिए? पहली तो बात यह है। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं लाल चौक बीजेपी आरएसएस का कब से हो गया? वहां पर तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था। हाँ, नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था और ये बता रहे हैं कि वही इनका दफ्तर है और उसके बाद से वहां पाकिस्तान के झंडे लगते रहे और कांग्रेस पार्टी का दफ्तर इत्तेफाक से वहां सामने है। जरा दोनों का आप ये देखिए, तालमेल देखिए कि कांग्रेस पार्टी का दफ्तर वहां पर है और वहां पाकिस्तान के झंडे और आतंकवादियों के झंडे वहां पर लहराते रहे। और राहुल गांधी जी अब जाकर, जो कि 11 दिन पहले कह रहे थे कि तो आरएसएस का फंडा है। दूसरी बात, सुरक्षा की बात मैंने इसलिए की क्योंकि वहां पर आज की तारीख में आतंकवाद मुक्त हो चुका है। आज सबको पता है कि सुरक्षा बलों को बर्खास्त नहीं होना पड़ रहा है गोली चलाने पर। आज सुरक्षा बलों को उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर बर्खास्त नहीं होना पड़ रहा है, जो कांग्रेस की सरकार में होता था। तो हमने तो पर्याप्त सुरक्षा दी थी और अब इस बात के लिए आश्वस्त थे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल जी को कितना डर था, कितना खौफ था, जो ये कह रहे हैं बड़े साहसी है कि सुरक्षा को लेकर ऐसा प्रोपेगेंडा किया, ऐसा ड्रामा क्रिएट किया, ऐसा झूठ फैलाया कि दुनिया भर के टीवी चैनल उस पर आगे की सुरक्षा को लेकर दिक्कत हुई है। लेकिन ये सवाल जरूर पूछिए कि राहुल गांधी जी मंच से धारा 370 की बहाली की बात कर रहे हैं और वही भाषा पाकिस्तान की भाषा है। पाकिस्तान ने 5 दिन पहले कहा है कि धारा 370 कश्मीर के भीतर बहाल होनी चाहिए। राहुल गांधी कल कह के आए हैं कि 370 बहाल होनी चाहिए। फिर आपके तिरंगा फहराने का क्या मतलब है? आप ठीक है, आपका ये सवाल मैं आगे रखूंगा, सुरेंद्र राजपूत उसका जवाब देंगे। लेकिन सोहित मैं आपके पास आता हूं। महबूबा मुफ्ती आई, लेकिन ना तो वो तिरंगा फहराने के कार्यक्रम में पहुंची, ना तो यात्रा में तिरंगा हाथ में लेकर चली। एजेंडा क्या है, क्या बातचीत हुई है कांग्रेस पार्टी से आप लोगों की? राकेश जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। जिस तरह से भारत के आजादी महोत्सव में
राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से जो चले और कश्मीर में आकर तिरंगा फैलाया और सैकड़ों सोच को इकट्ठा किया, ये उसके लिए मुबारकबाद मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक तिरंगे की बात है, अरे तिरंगे के नीचे तो हम सब चल रहे हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। आप बार बार यही कहते रहते हैं, अगर यही बात है तो आप पूरा कश्मीर तिरंगे के साथ चल रहा है। अब इस बात को समझे ना। अगर ऐसी तो कोई ये बात मान ले होती कि तो पीडीपी का महबूबा मुफ्ती का ऑफिशियल स्टैंड है कि इस देश में एक निशान चलेगा, एक प्रधान चलेगा। अब वो आगे से कभी भी राज्य के झंडे की बात नहीं करेंगी। देखो, एक निशान जो जहां तक तिरंगे की बात है, तिरंगा तो जब से देश आजाद हुआ तब से तो हम तिरंगे के साथ है। नहीं, अब आगे से राज्य के झंडे की बात नहीं होगी ना सोहित। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद, तिरंगे के नीचे चलने के बाद, मैं मानूं पीडीपी का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि आगे से राज्य के झंडे की बात नहीं करेंगी महबूबा मुफ्ती। नहीं कहेंगी कि राज्य का झंडा ना मिले तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, खून खराबा नहीं होगा। में केस है, वो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा उस चीज के लिए, उसमें हम बहस क्यों करें? नहीं सर, सवाल तो ये उठेगा ना सर, ये सवाल तो उठेगा। नहीं, सवाल यहां तक का आपको मैं यही एक बार बता रहा हूं, सैकड़ों। अच्छा, ये बता दीजिए पीडीपी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? सोहित भाई मैं आगे बढ़ता हूं, बता दीजिए पीडीपी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? पीडीपी का ऑफिशियल स्टैंड बिल्कुल एक है, जो सेकुलर सोच में भारत को साथ लेकर चलेगा, उसके साथ नहीं, एक निशान, इस देश में एक ही निशान चलेगा। यह ऑफिशियल स्टैंड है कि नहीं है? सिर्फ तिरंगा चलेगा, कोई और झंडा नहीं। आप क्या देखो, आप बार यही क्यों कहते रहे सिर्फ तिरंगा चलेगा और कोई झंडा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना सर, जब से देश नहीं चलेगा सोहित भाई नहीं चलेगा। इस देश में एक ही झंडा चलेगा और वो तिरंगा। ये हमारा भी ऑफिशियल स्टैंड है, ये बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफिशियल स्टैंड है। आपका है कि नहीं? आप बताइए, तिरंगे की बात है, आपका है कि नहीं? मनोज जोशी जी और मोदी जी भी चले थे, तो उस तिरंगे के साथ कौन लोग थे? कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का तो एक भी व्यक्ति मुरली मनोज जोशी और मोदी जी के साथ तो था नहीं। ये राहुल जी के साथ पूरा जम्मू कश्मीर है। इस मतलब आपका ऑफिशियल स्टैंड एक निशान का नहीं है, के साथ चल रहे हैं। एक निशान नहीं चलेगा आपके लिए। आपके लिए राज्य का झंडा चाहिए, तभी तिरंगा कबूल है। ये आप कह सकते हैं, ये आप नहीं तो बोलिए ना सर। सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। सोहित भाई मैं आपको बोल रहा हूं, आपका स्टैंड क्या है? खोलकर बोलिए ना। हमारा स्टैंड एक है, हमने क्लियर कह दिया, जो सेकुलर सोच रखते हैं हम उनके साथ हैं। नहीं, एक निशान चलेगा कि नहीं? सिर्फ तिरंगा चाहिए, कोई और झंडा नहीं। ये कबूल है कि नहीं कबूल है? बात ऐसी है, झंडे के, हम भारत के झंडे के बीच में रह रहे हैं, लेकिन जो अपना झंडा वो हमारे साथ अपना क्या होता है? अपना क्या होता है? तिरंगा सिर्फ अपना है। जम्मू कश्मीर का झंडा अपना क्या होता है? तिरंगा सिर्फ अपना है। ये कांग्रेस के जो जब से भारत के संविधान ने हमें जम्मू कश्मीर का झंडा हमें दिया है, वो हमारे साथ रहना चाहिए। नहीं सर, नहीं चलेगा ना सर। मैं सुरेंद्र राजपूत जी, एक छोटी सी टिप्पणी मैं जरूर यहां पर आपकी चाहूंगा, फिर मैं अवनिजेश जी आपके पास आता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आप पीडीपी के इस स्टैंड के साथ है कि इस देश में दो निशान चलेंगे? देखिए, पूरे देश में अगर राष्ट्रीय स्वरूप की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तिरंगा चलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, किसी के लिए भी दो मत नहीं है। राज्यों के, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तरांचल का तो नहीं है, चाहे केरल का हो और तमिलनाडु का हो, इन राज्यों के झंडे, नागालैंड के, असम के झंडे रहते हैं। उस पे हमें राज्यों के, राज्य में झंडे रहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। राज्य के झंडे अलग होते हैं, देश का सिर्फ एक निशान है, वो तिरंगा। तो यही डीलिंग हुई है क्या भारतीय महबूबा जनता मुफ्ती से? पार्टी, ये संसद का, ये पूरे हिंदुस्तान के हर दल का यही अभिमत है। यही डीलिंग हुई है क्या महबूबा मुफ्ती से कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे आपको राज्य का झंडा दे देंगे, 370 वापस दे देंगे? आपको एक बार जरा, क्या नाम, एसआर बोम्मई से पूछ लो, कर्नाटक का झंडा क्यों लगाते हैं अपने उसमें? सर, कर्नाटक पर डिबेट नहीं हो रही है ना, कर्नाटक की बात आएगी, मैं पूछ लूंगा। जानकारी है आपको राज्य का झंडा क्या होता है? सुरेंद्र राजपूत, मैंने नहीं, तो डिबेट नहीं हो रही, तो ये क्या नाम, ये फिजूल के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्यों लग गई? ये फिजूल के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये फिजूल के सवाल नहीं है। आपको मालूम है, जो कहती है कि राज्य का झंडा नहीं, पूछो शलभ मणि से, नहीं मिलेगा। अरे शलभ मणि से पूछो, करती है वो। शलभ मणि से पूछो, कर्नाटक का झंडा क्यों लगता है, झंडा दिवस क्यों मनाया जाता है? पूछो, वो पूछ लिया जाएगा, बचाएगा तो। आज जम्मू कश्मीर पर चर्चा हो रही है, जम्मू कश्मीर पर मैं सवाल पूछ रहा हूं सर से, बताइए ना महबूबा मुफ्ती से क्या बात हुई, क्या डील हुई है पर्दे के पीछे, क्या डील हुई है, आप बताइए ना सर।
झंडे में अंतर नहीं मालूम और करते हैं बहस। अरे कह रहा हूं, अब जब जिस आदमी को राज्य और देश के झंडे में अंतर नहीं पता, चलिए एक तस्वीर आपको दिखाता हूं सुरेंद्र राजपूत, एक तस्वीर दिखाता हूं सर। मैं इस डिबेट पर थोड़ा बाद में आना चाहता था। मैं नहीं सर, मुझे भी मत सिखाइए, आपके अंदर हिम्मत नहीं है सुरेंद्र राजपूत कि आप मेरे सवाल का जवाब दे पाए कि महबूबा मुफ्ती से क्या डील हुई है, और आप मुझे हिम्मत सिखा रहे हैं। तो बताइए ना, हिम्मत है तो सुरेंद्र राजपूत अगर हिम्मत है आपके अंदर तो जवाब दीजिए, महबूबा मुफ्ती से क्या डील हुई है 370 वापस देने की और राज्य का झंडा देने की? आप लोगों की केंद्र में जब सरकार आएगी तो क्या यही डील हुई है? कोई समझौता नहीं, क्या यही डील हुई है? मैंने कहा ना, तिरंगा हमारी आन बान शान है, और ये जो राज्य का झंडा होता है कर्नाटक में पूछो, ठीक है, पूछो कर्नाटक में हिम्मत है तो शलम मणि से। ठीक है, शलम मणि जवाब दे देंगे। अवनिजेश जी, अरे सर रुक जाइए ना, सुरेंद्र राजपूत रुक जाइए, एक और तस्वीर आई है, मैं उस पर भी आपसे सवाल करूंगा। अभी तुरंत लो जवाब। कर्नाटक पर चर्चा नहीं हो रही है सर, मैं अपना भी ऑन एयर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अवनिजेश अवस्थी। अरे कर्नाटक पर नहीं, झंडे पर तो चर्चा हो रही है। अवनिजेश अवस्थी, एक देश में एक निशान नहीं चलेगा, शायद ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। चर्चा करेंगे और कर्नाटक राकेश जी नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश का झंडे पर नहीं करेंगे। हाँ, सुरेंद्र जी अब सुन लीजिए। राकेश जी समझिए इस बात को भैया, बड़े जवाब दे दी। अच्छा आपने दे दिया, हाँ ठीक है। राकेश जी, बड़ी साफ सी बात है कि जम्मू कश्मीर में अब तक देश का संविधान लागू नहीं था। देश का संविधान किस तरह से लागू नहीं था कि वहां के नियम का जो भारत सरकार कानून बनाती थी वो जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भी लागू। वहां के जो लोग आए थे, हजारों दलित, लाखों गुरखाओं को आज तक मतदान का अधिकार नहीं मिला था, नागरिकता का अधिकार नहीं मिला था, जो मिल गया है। ये होता है राष्ट्रीय ध्वज का मतलब। राष्ट्रीय ध्वज उस प्रतीक का प्रतीक है जिसमें समूचा देश एक साथ एक आवाज में, एक संविधान से, एक कानून से चलता है। वो हो गया है एक बात। आज सुरेंद्र राजपूत जी पता नहीं क्यों लगा, बार बार कह रहे थे कि मैं ये इस्लामाबाद तक आवाज गई है, इस्लामाबाद तक आवाज क्यों पहुंचाना चाहते थे, बार बार इस्लामाबाद की बात क्यों करते हैं? ये ठीक है कि इस्लामाबाद में राहुल गांधी के वक्तव्यों को बहुत महत्व दिया जाता है। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उसको इस्लामाबाद में रिपीट किया जाता है, वो यूएन तक ले जाया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहने वाला हूं, जो सोहित बैठे हुए हैं, कि आपसे सवाल ये किया गया था कि आपकी नेत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि धारा 370 हट गई तो यहां पर तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। आज राहुल गांधी ने आपके साथ जा करके वहां पर झंडा फहराया है, तिरंगा फहराया है। ये जवाब आपके लिए, आपसे जवाब ये मांगा गया था, इसलिए जवाब वो आपको देना चाहिए था, जो हमारा झंडा, उसका झंडा, ये झंडा, वो झंडा। सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जो महबूबा मुफ्ती ने जो चुनौती दी थी, धमकी दी थी भारत के समक्ष, समूची भारत की जनता के समक्ष, भारत की संप्रभुता के समक्ष, उस चुनौती का, उस धमकी का जवाब आज राहुल गांधी ने भी दिया है। और इससे पहले तमाम बार अमित शाह भी गए वहां पर, तिरंगा फहराया, बाकी लोगों ने भी फहराया। और जिस तरीके से वहां पर टूरिस्ट, मैं आपको बता दूं, ये तो सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे कि थर्रा रहे थे, उस समय थर कांप रहे थे नरेंद्र मोदी 1992 में। मैं मानता हूं कि सिर्फ 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग गए होंगे, और आज इतने सारे लोग गए। यही तो हम कह रहे हैं कि धारा 370 हटने के पश्चात जम्मू कश्मीर की वास्तविक स्थितियों में क्या परिवर्तन आया है। टूरिस्ट वहां फ्लडेड है, वहां का शिकारे वाला आत्मनिर्भर हो गया है, शॉल बनाने वाला, कालीन बुनने वाला आत्मनिर्भर हो गया है। आज उसको 500 रुपए में एक पत्थर फेंकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। आज सचमुच वो पूरे भारतवर्ष की मुख्य धारा से जुड़ गया है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसके कारण आज राहुल गांधी भी लाल चौक पर वहां जाकर के झंडा फहराए आए हैं। ठीक है मुजीब, मैं आपके पास आता हूं। जो बातें अवनिजेश जी ने कही, जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, जिस तरीके से तिरंगा वहां पर लहराया गया, आपको लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है सर? इतने सालों में जो प्रोपेगेंडा था वो फेल हो चुका है। देखिए, जम्मू और कश्मीर के जो लोग थे वो हमारे लोग हैं। हम इस बात को दोहराएं ना तो बेहतर ही होगा कि हम उनको ये अलग से उनको देखा जाए। वो पहले भी हमारे मुल्क का बहुत अहम हिस्सा था, अभी भी हमारे मुल्क का बहुत अहम हिस्सा है। दूसरा, तिरंगा फहराना बहुत ही अच्छी बात है। ये हिंदुस्तान का एक तरीके से परचम है। हर हिंदुस्तानी को ये हक बनता है कि वो तिरंगे को फहराए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे
बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल जो उनके माननीय सेक्रेटरी हैं अमित शाह जी के लड़के जैसा, वहां बीसीसीआई का अलग फ्लैग है। जिस तरीके से सब राज्यों में हमारे तिरंगा को फहराना चाहिए, ऐसे बीसीसीआई के बोर्ड के ऊपर भी तिरंगे को फहराना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, चाहे और कोई भी पार्टी हो, हिंदू और मुसलमान में इसको डाइवर्ट करके इस देश में एक अलग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदर मुजीब, दो बातें हैं, एक तो या तो शायद आप राज्य और एक संगठन में अंतर आप समझ नहीं पा रहे हैं, पहली चीज ये है। दूसरी बात, यहां पर हिंदू मुस्लिम खेल क्यों कर रहे हैं? किसी ने यहां पर हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया क्या? आप कह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में किस तरीके की गतिविधियां होती हैं? मैंने किस तरीके की गतिविधियां की बात कही? मैंने कब कहा किस तरीके की गलत गतिविधियां हो रही हैं? मैंने कब गतिविधियां शब्द का इस्तेमाल किया? हैदर मुजीब जी, सो रहे थे क्या सर आप अभी तक की डिबेट में? नहीं, मैं कहां सो रहा हूं, मैं तो आपको उत्तर का जवाब दे तो रहा हूं। मैंने कब कहा? मैं तो कह रहा हूं मैंने कि कब कहा राहुल गलत गांधी तरीके की गतिविधियां हो रही हैं? मैंने कब कहा जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग नहीं हैं? मैंने कब कहा कि जम्मू कश्मीर को अलग करके देखा जाना चाहिए? या मैंने कब उसको अलग करके देखा? या हमारे किसी पैनलिस्ट को अलग करके देखा हो? लाल चौक पे तिरंगा फहराए, हर जगह तिरंगा फहराए जनाब। ठीक है ललित अंबरदार, शायद हैदर मुजीब को परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा है, शायद जो आज हो रहा है वो इन्हें समझ में नहीं आ रहा। आपने हृदय परिवर्तन का जिक्र किया तो मुझे याद आ रहा है जब पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद जब पाकिस्तान कैसे बना था, वो थोड़ा एक सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड में बताना चाहता हूं। 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे पाकिस्तान बनाने के लिए जिन्ना को वोट दिया, मुस्लिम लीग को वोट दिया। और सरदार पटेल ने 1 साल के बाद वहां पे कलकत्ता में एड्रेस किया मुसलमानों को, क्योंकि जो 90% जिन्होंने पाकिस्तान को वोट दिया वो पाकिस्तान नहीं गए, वो हिंदुस्तान में रहे। पंजाब ने जो पाकिस्तान, जो पंजाब गढ़ है आजकल इंटरनेशनल जिहाद का, वो उन्होंने जिन्ना को वोट नहीं दिया था। वहां यूनियनिस्ट थे, वहां कांग्रेस के सपोर्टेड थे, अकाली सपोर्टेड गवर्नमेंट थी। जो यूपी और बिहार के मुसलमान थे उन्होंने भी कांग्रेस पाकिस्तान बनाया, वो नहीं गए। तो सरदार पटेल ने उनको एड्रेस किया। आपका ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, वही आपको मुझे याद आ रहा है कि इनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। आप पीडीपी के आप उनके रिप्रेजेंटेटिव से पूछ रहे थे कि आपका झंडा रहेगा, कौन सा रहेगा, वो नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि पीडीपी का जो नेशनल मैनिफेस्टो, उनका जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उनका जो एजेंडा है जॉइंट, उसको सेल्फ रूल बोलते हैं। सेल्फ रूल के अंतर्गत आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर इकट्ठे जॉइंट कंट्रोल होगा। ये तो लानत है मेरे सिस्टम के ऊपर, मेरी डेमोक्रेसी के ऊपर। और इलेक्शन कमीशन इस पार्टी को मेन स्ट्रीम पार्टी बोलता है, इलेक्शन लड़ता है, एक दुश्मन देश को, हिंदुस्तान के एक हिस्से के ऊपर हुकूमत करने की इजाजत देता है, मांगता है, वो आपकी सरकार से, पार्लियामेंट से मांगता है। ये है पीडीपी। और पीडीपी को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने इसको याद किया महबूबा मुफ्ती को, उसने बोला था कि यहाँ पे कंधा देने के लिए कोई नहीं मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला ने पब्लिक में वहां पे बोला, जब ये बात चल रही थी शायद 370 उठेगा, वो कहता है चलो इंशाल्लाह हमको भी इसी बहाने आजादी मिलेगी। ये है वो, चाइना से मांग रहा था 370 कश्मीर के आने के लिए। तो हृदय परिवर्तन जो कश्मीर के जो इस्लामी से ना, वो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की राजनीति को, हिंदुस्तान का सेक्युलर सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर अंदर से सबवर्स कर रहे हैं। ठीक है, कहां से पहुंचे आप? ठीक है ललित अंबरदार जी, मैं आगे बढ़ता हूं। डिबेट ओपन है, क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे की बातें सुनते हुए। सुरेंद्र राजपूत जी, एक तस्वीर देखिएगा सर, अगर संभव हो। और एक सेकंड, ठीक है, जल्दी जी प्लीज सर, एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर देने। आप हिंदू मुसलमान की बात का कोई जिक्र करा था, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं टीवी पर नहीं हूं राकेश। मैं बता दूंगा राजपूत जी तस्वीर में क्या है। जहां पे 99% मुसलमान रहते हैं, वो वहां पे हिंदुओं का पलायन हुआ। 100% हिंदुओं को 30 साल पहले निकाल दिया गया, अभी भी हिंदू का वहां पे नरसंहार चल रहा है। तो ये क्या राजीव गांधी पूछेंगे पीडीपी से, महबूबा मुफ्ती से, अब्दुल्ला से पूछे, भाई तुम्हारे पड़ोस में जो हिंदू रहते थे उनके साथ तुमने क्या किया? ललित अंबरदार जी, राहुल गांधी आपको कहना चाहिए था सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। राहुल गांधी आपको कहना चाहिए था, राजीव गांधी तो नहीं है हमारे बीच में। मैं राहुल गांधी कह रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। एक तस्वीर आ जाइए सामने सुरेंद्र राजपूत जी, और मैं चाहूंगा उस तस्वीर की सच्चाई अगर आपके पास हो तो जरूर आप बताइएगा।
राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा लहराया, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गए। आरोप ये लगे कि राहुल का जो कटआउट लगा था, उस जगह पर लगा था, उसकी ऊंचाई तिरंगे की ऊंचाई से ज्यादा थी, यानी तिरंगा छोटा था। आरोप लगने के बाद कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा गया सुनिए, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी उस पर और ज्यादा जानकारी देंगे, मुस्कुरा भी रहे हैं, सुनिए पहले। ये बोल बचन लोग है, अभी राहुल जी यात्रा कंप्लीट किया, अभी इस तरीके के बात उन लोग ने करने का है, इनको करने दीजिए, इन लोगों को ऐसे ही करते रहिए। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास को आप सुन रहे थे। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या है ये तस्वीर? इसको स्वाइप करके नीचे करके ऑन। ये तस्वीर सही है, इसमें आपको दिक्कत क्या है? कटआउट तो लोग अपना 70-70 फुट का लगाते हैं, बगल में इमारतें बड़ी है, इससे तिरंगे से। और नरेंद्र मोदी या किसी दूसरे भी पार्टी के नेता की तस्वीर ऐसे लगी हो जहां पर तिरंगा छोटा दिख रहा हो, कटआउट ऊंचा दिख रहा हो? छोटा हो जाएगा। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि राहुल गांधी जी का जितना बड़ा कटआउट है, उससे 1.5 गुने कटआउट गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी जी के लगे। और गुजरात में अगर तिरंगा नहीं हो, ऐसा मैं मान नहीं सकता। हर पूरे देश के हर गांव में, हर शहर में तिरंगा है, और तिरंगे की ऊंचाई एक निश्चित है, उसके खंबे की ऊंचाई एक निश्चित है। कटआउट से तिरंगे की तुलना करना एक दुर्भाग्यपूर्ण और वैमनस्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है। और जो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो वैचारिक रूप से दरिद्र लोग हैं। शलभ मणि, वैचारिक दरिद्रता है, तिरंगे या की कुछ तुलना और? किसी से नहीं हो सकती। क्या हुआ? नहीं, भाजपा ने तो नहीं कहा, मुझे ऐसा लगता है भाजपा भी नहीं कहेगी इस बात को। शलभ मणि, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? राहुल गांधी का कटआउट तिरंगे से ऊपर होना चाहिए था कि नीचे होना चाहिए था? शलभ मणि जी, आवाज आ रही है आपको? अवनीश जी, यही सवाल आपसे, शलभ तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। अवनीश जी, आवाज आ रही है सर आपको? शलभ मणि, आपको आवाज आ रही है अब? शलभ मणि, आपको अगर आपको आवाज आ रही है, तो ये जो विवाद आ गया कि राहुल गांधी का कटआउट ज्यादा ऊंचा था, तिरंगा नीचे था, इसमें वैमनस्य लग रहा है सुरेंद्र राजपूत को, कांग्रेस पार्टी को। देखिए, सीधे तौर पे तिरंगे का अपमान किया, लेकिन ठीक है, मैं इसमें इतना ही कह सकता हूं कि भाई इस अपमान को फिर भी इसलिए छोटा मानता हूं। तो कहा कोई भी आदमी तिरंगे इस तरीके की नहीं कर सकता, भाजपा भी नहीं करेगी, ये मैंने कहा है। आप दोबारा से मेरी बातों को तोड़िए मरोड़िए। मेरी बात भी सुन लीजिए। मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल अपमान हुआ, लेकिन मैं फिर भी इस बात को इसलिए बहुत तवज्जो नहीं देता हूं कि आप देखिए, अपमान तो किस स्तर पे हुआ कि किसी भी सरकारी इमारत पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था कश्मीर के भीतर, और कांग्रेस फिर चाहती कि वही स्थिति हो जाए। आप कह रहे हैं कि पीडीपी से इनकी डील हुई है, पीडीपी से डील नहीं हुई है। मैं तो चुनौती नहीं कह रहा हूं सर, मैंने सवाल पूछा था, मैं कह नहीं रहा हूं। ठीक है, सवाल था, लेकिन मैं तो चुनौती दे रहा हूं कि पाकिस्तान की भाषा और राहुल गांधी की भाषा भी लेटेस्ट की बात कर रहा हूं कि आप देख लीजिए, अगर दोनों की भाषा एक न नजर आए तो आप जो कहिएगा डिबेट में माफी मांग के चला जाऊंगा। पाकिस्तान जो भाषा कह रहा है 370 के मसले पर, वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वही बात पूरी कांग्रेस कह रही है। और आज तो मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि पाकिस्तान से बातचीत आपको शुरू करनी चाहिए। अभी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। देखिए, अलग अलग टेरिटरी में यात्रा गई है, अलग अलग टेरिटरी में इन्होंने अलग अलग तरह के एजेंडे छोड़े हैं। जैसे ही कश्मीर में घुसे, इन्होंने पाकिस्तान को खुश करने के लिए दिग्विजय सिंह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं पाकिस्तान से बात करिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम हर हाल में पूरी ताकत लगाएंगे, 370 लेकर आएंगे। ये डील पीडीपी से नहीं है, ये डील देश के दुश्मनों से है, और ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा से रही है। वरना कौन सा ऐसा राष्ट्रभक्त होगा, इस माटी को प्यार करने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो धारा 370 वापस कश्मीर में चाहता होगा? जो चाहते हैं वो गद्दार है। मैं आपके साथ नहीं, ये बहुत गंभीर बात है आपने कही। अवनीश जी, आप बोलिएगा, लेकिन राजपूत जी एक जवाब जरूर इस पर, छोटा सा जवाब सर। अगर शलभ मणि जी के पास कोई तथ्य है, कोई कथ्य है, कोई प्रमाण है कि हमारा लेश मात्र भी पाकिस्तान से संपर्क है, या हम बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं नरेंद्र मोदी की तरह, तो मैं मांग करता हूं शलभ मणि से, हम लोगों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई की जाए और हमें जेल में बंद किया जाए।
अगर ये इसमें लेश मात्र भी सच है तो। पहली बात, पाकिस्तान से संपर्क जो है ये भारतीय जनता पार्टी वालों के होते हैं, मोदी जी के होते हैं। आईएसआई पठानकोट में बुलाते हैं, बगैर बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं। हमारे कोई पाकिस्तान से लेश मात्र भी संपर्क हो तो कोई राजनीतिक बात नहीं, उठा करके तुरंत बंद कीजिए हमें राष्ट्रद्रोह के आरोप में। अगर है हिम्मत तो इसको करिए, वरना ये टीवी पर बैठ करके कोरी गपबाजी करना बिल्कुल उचित नहीं है। अगर आप हमें गद्दार कहेंगे तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि आपसे बड़ा फिर गद्दार कोई नहीं। अंग्रेजों के समय से लेकर और आज तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने और उनके संगठनों ने गद्दारी ही की है। हम कहना नहीं चाहते इस बात को, लेकिन ये उचित फोरम नहीं है कि किसी भी देश के व्यक्ति को और कोई जो यात्रा 4000 किलोमीटर की कर रहा हो उसको कश्मीर में आकर के आप गद्दार कह रहे हैं, जिसने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए हों, जिसने अपनी दो शहादतें दी हों। ऐसे लोगों को, एक विधायक है शलभ मणि जी, बड़े योग्य इंसान है, लेकिन पता नहीं भाजपा की कौन सी इनकी मजबूरी है, कौन सा प्रेशर है। ये इस तरीके के इंसान नहीं इस तरीके की बात कहें। अगर इनके पास प्रमाण है तो प्रमाण दें, अन्यथा माफी मांगे। शलभ मणि, छोटा सा, मुझे अवनीश जी पर जाना है, छोटा सा जवाब, छोटा सा। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे पता है कि आप भी इस बात के साथ नहीं है, पर आपकी मजबूरी है। जो धारा 370 को दोबारा कश्मीर में बहाल करना चाहता है वो गद्दार है। मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने कहा कि आपको गद्दार। शलभ मणि, या तो प्रमाण दीजिए, माफी मांगिए, वरना नरेंद्र मोदी सहित पूरी भाजपा के साथ ये कहना पड़ेगा कि बिना बुलाए बिरयानी खाने वाले लोग, आईएसआई को बुलाने वाले लोग गद्दार हैं। आप कह दिए 370 की बहाली नहीं चाहते, आप कह दीजिए, आप यही कह दीजिए कि हम 370 क्यों हटाए जाने के पक्ष में है। आप बोल के जाइए, हम मान लेंगे आप वफादार हैं, और नहीं बोल के गए तो जो 370 के पक्ष में वो गद्दार है। मैं चुनौती देता हूं। सिर्फ ये कहा कि कानूनी रूप से 370 हटाई जानी चाहिए थी, जम्मू कश्मीर के असेंबली से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था। हमने प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आप पक्ष में है कि आप इधर उधर की बात शलभ मणि जी देश के लिए मत कीजिए, वोटों की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान मत कीजिए, पाप लगेगा और श्राप लगेगा। यकीन करिए इस बात को कि इस तरीके की भाषा आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। ये संबित पात्रा और गौरव भाटिया के मुंह से शोभा। नहीं, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं सर, इस तरीके की भाषा नहीं, डिबेट को दूसरी लाइन पर लेकर मत जाइए। अवनीश जी, आप कुछ बोल रहे थे। हमें उचित नहीं लग रहा है आपको इस तरीके की भाषा कहना। आप बहुत सम्मानित नेता। ठीक है, इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं, सुरेंद्र राजपूत जी सर, आगे बढ़ते हैं। आप दोनों लोगों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया। अवनीश जी, राहुल गांधी गद्दार है, राकेश जी, सुरेंद्र जी, अब सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं राकेश जी, ये सुरेंद्र जी ये कहते रहे कि कटआउट इससे बहुत बड़े बड़े लगते हैं, इससे मैं सहमत हूं, इससे कई गुना बड़े कटआउट लगते होंगे। लेकिन बात यहाँ पर थी कि कटआउट बड़ा था और झंडा छोटा था। लेकिन मुझे इसमें कोई हैरत नहीं हो रही। मुझे राजस्थान की एक रैली याद आ रही है जिसमें भारत माता की जय के नारे लग रहे थे और उनको रोक करके कहा गया नहीं, सोनिया गांधी जिंदाबाद नारे लगाओ। तो ये कांग्रेस पार्टी के साथ तो हमेशा होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। वहां पर परिवार और पार्टी पहले, देश बाद में। और जहां तक पाकिस्तान से संबंध की बात है तो मैं सुरेंद्र जी आपको याद दिला दूं कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर के वहां के पत्रकारों से ये गुजारिश कर रहे थे कि भैया हम तो नहीं हटा सकते, आपसे बातचीत करनी हो, संबंध बेहतर ना तो ये नरेंद्र मोदी को हटाने में हमारी मदद करो आप। ये संबंध होता है। संबंध ये नहीं होता कि वहां पर जाकर के घुस करके वहां पे जाकर के बात मार करके आए किस तरीके से हमारी फौज, ये संबंध नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था आपको। और जहां तक 370 के धारा के हटाने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता, जो नेता विपक्ष भी अधीर रंजन चौधरी थे, उन्होंने कहा कि इसमें धारा 370 आप अपने आप कैसे हटा सकते हैं, इसमें तो पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए थी आपको। तो ये जो सारी बातें, जो आपकी ये मानसिकता है ना कि पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद ही हटानी चाहिए थी, ये बात चलने वाली है नहीं। भारत संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है और जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा है वो कश्मीर भी हमारा है। और अल्टीमेटली धारा 370 हटने के पश्चात वो प्रक्रिया, वो मानसिकता शुरू हो चुकी है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, एक और बयान है जयराम रमेश का, कल का उनका बयान है कि जब ये यात्रा समाप्त हो रही है उस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्ष का विजयी गठबंधन नहीं बन सकता। तो हम इसे माने क्या सर, इस स्टेटमेंट को कैसे ले? कहेंगे तो मैं बाइट ये सुनवा भी दूंगा। कांग्रेस क्या कंसोलेशन प्राइज के लिए यह फाइट लड़ रही है कि विपक्ष का हम सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी बन जाए, या पार्टी सबसे बड़ी बन जाए, या फिर वाकई इससे 2024 का रास्ता तय होगा?
राकेश भाई, जो उन्होंने कहा, मैं एग्जैक्टली मुझे पता है, उन्होंने कहा कांग्रेस 2024 के इलेक्शन में विपक्षी एकता की धुरी बनेगी। ये मेरा नहीं, एएनआई भी, पीटीआई भी और जयराम रमेश जी ने, तीनों ने लिखा है। ये विपक्षी एकता की धुरी बनेगी। वो कैसे बनेगी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक सार्वदेशिक रूप से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और हमारे जो क्षेत्रीय दल साथी हैं जो अपनी अपनी जगहों पर बहुत मजबूत हैं, अपनी अपनी जगहों पर भाजपा को और भाजपा के मायावी तंत्र को हरा रहे हैं, लेकिन सार्वदेशिक रूप से भाजपा से कांग्रेस लड़ रही है। तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की धुरी तो कांग्रेस बनेगी ही बनेगी और बाकी सारे के सारे लोग अपनी अपनी जगह पर अपनी ताकत से हटाएंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं की और यह बात अपने आप में सच है। यानी कांग्रेस अभी अकेले हटाने की स्थिति में नहीं है। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का मायावी तंत्र है, मायावी तंत्र में सभी लोगों को मिलकर के भाजपा के मायावी शासन को हटाना पड़ेगा। कोई माथे पे तीर मारेगा, कोई कंधे पे मारेगा, कोई पैर पे मारेगा, कोई नाभि पे मारेगा। नहीं, तो ये मायावी तंत्र को हटाने के लिए तो फिर आप राम रावण की लड़ाई और उस तरीके के जो सीरियल में दिखाए जाते हैं, सर वैसी लड़ाई थोड़ी नहीं चल रही है। इस बात को मैं आपकी स्वीकार, वैसी लड़ाई थोड़ी नहीं चल रही है। देखिए अवनीश जी और शलम दोनों मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पर। एक छोटी प्रतिक्रिया अवनीश जी आपकी और शलम आपकी, फिर मैं आऊंगा ललित अंबरदार आपके पास। बात बड़ी साफ सी है कि ये तो मान ही लिया ना कि कांग्रेस अकेले नहीं लड़ सकती, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि जिस तरीके से बीआरएस तेलंगाना वाले, ये केजरीवाल, ममता बनर्जी और बाकी लोग जो हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व कोई नहीं, कांग्रेस के साथ को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव ने देख लिया कहां पर, उत्तर प्रदेश में, सीपीएम ने देख लिया वेस्ट बंगाल में, थोड़ा सा वक्त कम है सर, आपको रोक रहा हूं। आरजेडी एक आखिरी टिप्पणी आपकी इसी बात पर। इसलिए कोई साथ आने को तैयार नहीं है कांग्रेस का। ये हर किसी को पता है और जो भी थोड़ा पॉलिटिक्स को समझता है वो समझता है ये कोई जोड़ोड़ो यात्रा नहीं है। दरअसल राहुल गांधी को अपना सर्वाइवल की यात्रा है, कांग्रेस की अपनी सर्वाइवल की यात्रा है। कोई उनको मानने को तैयार नहीं कि नहीं कांग्रेस पूरे भारत की एक पार्टी है। एक रीजनल पार्टी से भी नीचे की हैसियत में अगर आप देखेंगे तो बहुत से राज्यों में, बहुत से क्षेत्रों में पार्टी की हैसियत पहुंच चुकी है और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के अपने रिवाइवल की यात्रा है और मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ये वक्त बताएगा ललित अंबरदार। वक्त बहुत कम है, सिर्फ 10 सेकंड। वाकई आज की यात्रा, आज का तिरंगा लहराना ये साबित करता है बहुत कुछ बदल चुका है जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद। देखिए, मैं आपके द्वारा आप याद करना चाहता हूं, मोहन कुमार आए थे केरल से 90 के शुरू में, जब आतंकवाद चरम सीमा में कश्मीर था, साइकिल पे आए थे केरल से श्रीनगर, लाल चौक में। वहां पर उनको साइकिल समेत हवाई जहाज में बिठा के वापस भेज दिया गया था। कश्मीरी हिंदू का नरसना इसलिए हुआ क्योंकि उनको वादी के अंदर चलता फिरता तिरंगा हर कश्मीरी पंडित में, कश्मीरी हिंदू में दिखता था। वक्त इतना ही है ललित अंबरदार, मैं समझ गया आपकी बातें। चीजें बदली हैं, माहौल बदला है, हालात बदले हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।